भाई लोग, तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ फिजिकल साइंस चैप्टर 5 का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है दर्पण। ठीक, तो अपना अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक का नाम है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? तो बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्पण होती है, लेकिन अपना सिलेबस में यहाँ पर जो दर्पण पढ़ना है वो गोलीय दर्पण पढ़ना है। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जो है वह किसी गोलक का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लीजिए कि यह एक गोलक है, इस गोलक को अगर हम लोग काट देंगे तो यह एक दर्पण हो जाएगा और यह एक दर्पण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस गोलक को दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोलक के एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा। ठीक है, तो गोलक के एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा और जिस तल पर पेंट नहीं किया जाता है वो तल कहलाता है परावर्तक तल। मान लीजिए कि यह एक गोलक है, तो इस गोलक को अगर हम कट कर दिए हैं बीचों बीच, तो कुछ इस तरह का इस तरह का रचना बना हुआ है, कटोरी के समान रचना बना हुआ है, तो इस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण का एक तल जो होता है वह उस तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है। गोलक ये दर्पण पर किस चीज का पेंट किया रहता है? लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है और जिस तल पर पेंट नहीं किया रहता वह तल होता है परावर्तक तल। मान लीजिए कि अगर ये हम लोगों का गोलक है, इसको बीचों बीच काट रहे हैं, तो ये एक दर्पण हो जाएगा और यह एक दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण का किसी एक तल पर पेंट किया रहता है। अगर ये वाला तल पर पेंट किया रहेगा लाल ऑक्साइड से, तो ये वाला जो तल होगा वो परावर्तक तल होगा, और यदि इस तल पर पेंट किया रहेगा लाल ऑक्साइड से, तो ये वाला जो तल होगा वह परावर्तक तल होगा। आई बात समझ में ना? चलिए दर्पण का डिफिनेशन लिख रहे हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी कांच के गोलक का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। ठीक है, यह है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी कांच के गोलक का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है तथा दूसरा जो तल होता है वह परावर्तक तल होता है। ठीक है, इस हिसाब से गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, मतलब पेंट जो किया रहता है उस हिसाब से गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण जो है ऐसा गोलीय दर्पण होता है
जिसका परावर्तक तल धंसे हुए भाग की तरफ होता है। मान लीजिए कि अगर हम इस गोलक को काट देंगे, ठीक है, तो जो दर्पण बनेगा, अगर बाहर के तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा तो अंदर धंसे हुआ भाग परावर्तक तल होगा, और जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है वह दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, धंसे हुए भाग की तरफ होता है, उस दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। चलिए लिख रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसे हुए भाग की तरफ होता है या फिर अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उसे कहते हैं अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है कुछ इस तरह का होता है। अब बार बार हम कटोरी के समान 3D नहीं बनाएंगे, अगर इस तरह का रचना बनाएंगे और बाहर की तरफ परावर्तक तल होगा, बाहर की तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा, बाहर की तरफ अगर इस तरह का हम बनाएंगे और बाहर की तरफ यदि लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा तो अंदर का तल और परावर्तक तल होगा, तो वह दर्पण होगा, वह दर्पण होगा कौन सा दर्पण? वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो धंसे हुए भाग की तरफ होता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल का मतलब होता है कि परावर्तक तल जो होगा वो उठे हुए भाग की तरफ होगा, यानी कि उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठे हुए भाग की तरफ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में ना? यानी कि उत्तल दर्पण जो होगा वो क्या होगा? इस तरह का दर्पण होगा, ठीक है, और जो परावर्तक तल होगा, इसमें जो परावर्तक तल होगा वो उठे हुए भाग की तरफ होगा, यानी कि जो लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा वो अंदर की तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहेगा। ठीक है, और उठे हुए भाग के तरफ क्या होगा? परावर्तक तल होगा, इस तरह से कुछ। ये हुआ हम लोगों का कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आई बात समझ में ना कि दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी कांच के गोलक का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल तथा एक तल के ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट किया रहता है। दर्पण होते हैं दो तरह के, गोलीय दर्पण होते हैं दो तरह के, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठे हुए भाग की तरफ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग दर्पण के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से दर्पण के भाग होते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। तो दर्पण के भाग, अगर हम एक दर्पण बनाएंगे, कोई भी एक दर्पण ले रहे हैं गोलीय दर्पण में से, मान लीजिए कि अवतल दर्पण ही ले रहे हैं। अवतल दर्पण जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ये होता है अवतल दर्पण। ठीक, तो इसके हम लोगों को भागों के बारे में पढ़ना है। तो अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु कुछ ये होगा। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है,
मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। मध्य बिंदु को पी से डिनोट कर रहे हैं, पो नहीं, पी। मध्य बिंदु को बोला जाता है ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। इसी कारणवश इसको पी से, पोल से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। ध्रुव, ध्रुव क्या होता है? लिख रहे हैं यहाँ पर डिफिनेशन। गोलीय दर्पण का मध्य भाग, ये सबके सब नोट्स में लिखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम से ऐसा रहता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का मध्य भाग दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ दर्पण का ध्रुव। इसके बाद यह गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है, मान लीजिए कि हम लोग का गोलीय दर्पण है और यह इस गोलक का भाग है, ये हम लोग का गोलीय दर्पण यह इस गोलक का भाग है, ठीक। तो गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण इस गोलक का भाग है, तो गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है उस गोलक के केंद्र को, यानी कि ये जो केंद्र होगा ये होगा, इस केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। उस गोलक के केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब इसका डिफिनेशन बता दे रहे हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? गोलक का वक्रता केंद्र कहते हैं। सब ये नोट्स में लिखिए। गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है उसके केंद्र को गोलक का, सॉरी दर्पण का, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हुआ हम लोग, ये हुआ गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष। यानी कि ये जो रेखा है, ये रेखा गोलीय दर्पण का रेखा, ये जो रेखा है दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान, दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। ये रेखा क्या कहलाता है? ये रेखा कहलाता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र तथा दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को, सीधी सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हम लोग का प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष क्या होता है? तो प्रधान अक्ष तो हो गया। इसके बाद एक टर्म होता है जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को, यानी कि इस दर्पण का ये ध्रुव है और ये है वक्रता केंद्र, तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोला जाता है क्या? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होगा, यह दूरी क्या कहलाता है? यह दूरी कहलाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव से लेकर, यहां पर लिख रहे हैं डिफिनेशन इसका डिफिनेशन ब्लू से लिख दे रहे हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर, कहां तक भाई? लेकर
दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हुआ ये सबका याद रहेगा ना, बहुत आसान इसका ये सब डिफिनेशन रहता है। इसके बाद होता है फोकस। इसके बाद एक टर्म होता है फोकस। तो फोकस क्या है? तो क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोला जाता है फोकस। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी समानांतर किरणें हैं, अगर यह किरण समानांतर किसको बोलते हैं पता है ना? समानांतर, दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है। कब बोलेंगे? जब इन दोनों लाइन के बीच का अंतर हर एक जगह पर समान रहे तो हम लोग बोलेंगे कि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो इसके बाद होता है क्या? ये फोकस हम लोग पढ़ रहे थे। तो दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है। कब बोलेंगे? जब दोनों लाइन के बीच का अंतर हर एक जगह पर समान रहे तो बोलेंगे कि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है। और प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण जाकर दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही कहते हैं क्या? फोकस। उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस। यानी कि ये जो बिंदु है यह बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ये जो बिंदु है यह बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। ठीक है, यहाँ पर फोकस का डिफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस, ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु कहलाएगा फोकस। फोकस क्या होता है? तो मुख्य या फिर प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष बोले, बात एक ही है। मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस क्या होता है? क्या होता है फोकस? तो फोकस होता है प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है। और यहाँ पर एक और टर्म जोड़ लीजिए, कभी कभी किरणें मिलती है और कभी मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इसमें तो मिल रही है लेकिन अगर उत्तल दर्पण होगा तो वहाँ उसमें क्या होता है कि सभी किरणें जो है छिटक जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, आजा भाई, हो गया, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। हर एक डिफिनेशन एकदम अच्छे से लर्न करिए क्योंकि एग्जाम में जो ये सब डिफिनेशन वगैरह आता ही है। ठीक है ना, चलिए, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? यहाँ पर लिख रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? तो दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दर्पण के ध्रुव
ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, फोकस तक के दूरी को, दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी हो गया। इसके बाद एक इस मिरर का एक लास्ट टर्म है जिसका नाम है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो ये दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण का जो ये परिधि होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो, मान लीजिए कि ये हम लोग का एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो इस गोलीय दर्पण का ये परिधि है। गोलीय दर्पण का ये क्या है, दिख रहा है कि नहीं? देखिए, दिख रहा है। तो गोलीय दर्पण का ये जो परिधि है, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परिधि को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो ये परिधि होता है, इस वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। बस ये हुआ हम लोग का टर्म जो, जिसको हम लोग को याद करना है, जिसमें क्या क्या है। सबसे पहले फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का मध्य भाग क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। इसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ पर है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोलक का भाग होता है, उस गोलक के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से सीधी गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक टर्म है फोकस। यह है प्रधान अक्ष, इसके बाद है फोकस। फोकस क्या होता है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे मिलती हुई प्रतीत होगी? मान लीजिए कि ये तो हम लोग का अवतल दर्पण है। अगर हम लोगों के पास उत्तल दर्पण रहता कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है? तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराने, जितनी भी समानांतर प्रकाश की किरणें हैं, सभी टकराने के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में यदि समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में छिटक जाएगी। जितनी भी प्रकाश की किरणें सब टकराएगी तो क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में छिटक जाएगी। आई बात समझ में ना? तो ये सभी इस दिशा में तो छिटक जा रही है, तो इस प्रधान अक्ष पर तो कोई मिल नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? इमेजिनेशन के द्वारा इसको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जितनी भी समानांतर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का, बता भी दीजिए, उसको भी क्या कहते हैं? दर्पण, उसे हम लोग कहते हैं फोकस। दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आई बात समझ में ना? तो ये होता है हम लोग का दर्पण का फोकस। इसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। इसके बाद है दर्पण का द्वारक। दर्पण का फोकस दूरी को यहाँ पर चिन्ह लगा दे। इसके बाद है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का जो ये गोलीय दर्पण, इसका जो ये परिधि होगा, इसका ये जो परिधि होगा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। खत्म।
फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कैसे इमेज बनता है मिरर के द्वारा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दर्पण के किस भाग पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, ये अपने को सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। रे डाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम। तो हम उत्तल दर्पण भी बनाएंगे और अवतल दर्पण भी बनाएंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक, कौन सा दर्पण होगा ये, अभी तो कैसे पता चलेगा, अगर हम पेंट कर दिए अब पता चल जाएगा कि परिवर्तक तल अंदर की तरफ है, इसका मतलब यह कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। और उत्तल दर्पण अगर हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से लाइन टाने, अभी तक कुछ पता नहीं है कि अवतल है कि उत्तल है, लेकिन अगर जैसे हम लोग इसके ऊपर पेंट कर देंगे, ठीक है, पेंट कर दिए, अरे परिवर्तक तल उठा हुआ है, मतलब ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। तो उत्तल दर्पण का इस भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये मान लीजिए कि इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये प्रधान अक्ष है। ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, क्या बोले हैं फिर से, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद हमेशा किस बिंदु पे मिलती है, हमेशा मिलेगी फोकस पर। हमेशा किस बिंदु पर मिलेगी, हमेशा मिलेगी फोकस पर, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो। अवतल में भी अगर यह हम लोगों का ध्रुव है, यह हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यह फोकस है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, हमेशा फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना। तो ये तो हुआ समानांतर किरणें जाएगी कहाँ पे मिलेगी, हमेशा फोकस पे मिलेगी। और यही यदि कौन सा दर्पण है, यह है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी। कहाँ से, अगर प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगी, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। हमेशा टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। मान लीजिए कि ये हम लोगों का ध्रुव है, ये हम लोगों का क्या है, ध्रुव है। अगर यह फोकस है, ये इधर का फोकस है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर इस तरह से निकलेगी। ठीक है ना, अवतल दर्पण का हुआ। इसके बाद यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव हुआ, फोकस हुआ और ये हम लोगों का वक्रता केंद्र। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें कहाँ से, यदि प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वह पुनः दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आएगी। पुनः दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, उसी दिशा में। अगर वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो टकराने के बाद पुनः अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसी दिशा में लौट आएगी। आई बात समझ में ना, सेंटर में यानी कि वक्रता केंद्र से। अवतल दर्पण में भी वही है। ये यदि अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है और ये अवतल दर्पण का फोकस है और ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो प्रकाश की किरणें, इधर भी फोकस एक बना दे, इधर भी इमेजिनरी एक वक्रता केंद्र बना दे। तो यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरेगी
यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से यदि गुजरेगी तो वह फिर से उसी दिशा में वापस लौट आएगी। अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी दिशा में वापस लौट आएगी। काम खत्म। ये ही हम लोगों को बस समझना है, और ये अगर हम लोगों को आ जाएगा तो आसानी से हम लोग किसी भी जगह पर यदि दर्पण के प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब आसानी से बन पाएगा। आई बात समझ में ना? याद रहेगा, समानांतर जाएगी तो फोकस से कट करेगी, गुजरेगी, और फोकस से यदि फोकस से जाएगी तो समानांतर निकलेगी, और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी दिशा में लौट आएगी। आई बात समझना? फटाफट इसको उतार लीजिए। इसके बाद बनाएंगे हम लोग चित्र अलग अलग जगह पर गोलीय दर्पण के। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण के अलग अलग जगह पर यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, कैसे दिखेगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सब आज हम लोग आज की क्लास में सीख जाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का अवतल दर्पण, ये हुआ हम लोगों का ध्रुव, और ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर में फिर अनंत है। ठीक है ना? तो शुरू कहाँ से किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को रख रहे हैं एट बिटवीन, कहाँ पर? पोल एंड फोकस, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में। यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच में तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, उसको हम लोग आज सीखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, और प्यार से देखिएगा तो मेरे को उम्मीद है कि सीख ही जाइएगा। बस सीखने के लिए क्या चाहिए? लगन। ध्रुव, फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। यदि हम लोग वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर? यदि हम लोग वस्तु को रखे हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, वस्तु को कहाँ रखे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में, तो हम लोगों का प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको देखते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। कितनी किरण चाहिए? प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए, और वो दो किरण हम लोग कौन कौन सा लेंगे ये समझने वाला है। तो दो किरण कौन कौन सा लेंगे? एकदम आसान। एक किरण हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, और एक किरण हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। आई बात समझ में ना? एक किरण हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, और एक किरण हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक किरण हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, तो जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी वह किस बिंदु पर कट करती है? बिल्कुल वह कट करती है फोकस पर। और एक किरण को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे यार? एक किरण को हम लोग गुजारेंगे, एक किरण को हम लोग गुजारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो ये तो इधर में कहीं मिलने से रही, इधर में तो कहीं मिलने से नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इमेजिन ये कल्पना करेंगे कि किरण जो है इधर में, ये किरण इधर में आगे बढ़ाएंगे, और इसको अगर हम लोग इधर की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही है, और दो किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है उसी बिंदु पर क्या बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में ना? तो यहां पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, एक किरण हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारे हैं, और एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारे हैं। ठीक है, तो ये दोनों किरण इधर में कहीं नहीं मिल रही है, तो इसको हम लोग कल्पना करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि दोनों किरणें जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर मिल कट कर दी है। तो जिस बिंदु पर दो किरणें कट करती है वहीं पर बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये यदि वस्तु का नाम ए बी है तो ये भी वस्तु क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, अब हम इस वस्तु का गुण लिख रहे हैं, क्या क्या गुण हो सकता है इस वस्तु का। तो यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में, तो हम लोगों का जो वस्तु है वो दर्पण के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी?
दर्पण के पीछे वस्तु का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से बड़ी होगी। प्रतिबिंब की आकृति किससे बड़ी होगी? वस्तु से बड़ी होगी। वस्तु से बड़ी होगी। इसके साथ ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसके साथ प्रतिबिंब जो है वास्तविक किरण से बनी है कि वर्चुअल किरण से बनी है, काल्पनिक किरण से बनी है? जी हाँ, तो प्रतिबिंब जो बनी है वो काल्पनिक किरण से, और काल्पनिक किरण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसी प्रतिबिंब होगी? काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसी प्रतिबिंब होगी? काल्पनिक प्रतिबिंब। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल ठीक। तो ये हुआ हम लोग ये प्रतिबिंब का गुण। दूसरा, अगर हम वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखे हो इस बार वस्तु को? तो यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जरा देखते हैं। ठीक है, ये ध्रुव है जिसको P बोलते हैं, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वस्तु को इस बार हम रखे हैं, कहाँ पर वस्तु को रखे हैं? तो वस्तु को इस बार हम रखे हैं फोकस पर। तो वस्तु को यदि हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसको देखना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं कि दो किरण चाहिए। एक किरण हम लोग समानांतर गुजारेंगे, एक किरण हम लोग समानांतर गुजारेंगे, और जो किरण समानांतर गुजरती है वो किस पॉइंट से मिलती है आकर? वो मिलती है फोकस से। और एक किरण हम लोग कैसे गुजारेंगे? एक किरण हम लोग गुजारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक किरण हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे और एक किरण हम लोग प्रधान अक्ष से गुजारेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो इस किरण को अगर हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ कहीं मिलने से रही। ठीक, तो और इसी किरण को अगर हम लोग पीछे की तरफ से बढ़ाते जाएंगे तो यह जाकर अनंत पर कहीं खत्म होगी। ठीक है, तो अब समानांतर किरणें जो है हमेशा यहां पर तो कहीं कट नहीं कर रही है, लेकिन यह प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, ऐसा माना गया है कि दो समानांतर किरणें एक दूसरे को जाकर दूर कहीं बिंदु पर कट करती है और उस दूर बिंदु को बोलते हैं अनंत। ठीक है, उस दूर बिंदु को क्या बोलते हैं? अनंत। तो दो समानांतर किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर कट करेगी? अनंत पर कट करती। दो समानांतर किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर कट करती है? अनंत पर। और अनंत पर यदि किरणें कट कर रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बनेगा। आई बात समझ में ना? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर कहीं अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बनेगा तो उस प्रतिबिंब का जो आकृति होगी वो वस्तु की आकृति से बहुत बड़ी होगी। ठीक है ना? हाँ, तो लिख रहे हैं अब इसका। तो क्या क्या गुण हुआ इस प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? जिधर की तरफ वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? देखिए, अगर वस्तु ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब नीचे बन रही है तो प्रतिबिंब सीधा उल्टा बनेगी। लेकिन वस्तु भी ऊपर की तरफ और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ, वस्तु भी ऊपर की तरफ और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बनी हुई है। कैसी है? सीधी है, सीधी है। अगर वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर तो वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब सीधी है। और वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब यदि नीचे, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब यदि नीचे तो प्रतिबिंब कैसी है? उल्टी है। ठीक ना? लिख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टी बनेगी बनेगी। प्रतिबिंब का जो आकृति होगा, साइज होगा, वो वस्तु के साइज से, वस्तु के आकार से
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। इसके साथ बहुत बड़ा तो हो गया, और क्या है, काल्पनिक रहेगी कि वास्तविक रहेगी। तो देखिए प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक के किरण से बन रही है, सॉरी हाँ, तो प्रतिबिंब जो होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। ये सब गुण हुआ। क्या क्या, प्रतिबिंब सबसे पहला उल्टी बनेगी, दूसरा वस्तु के आकार, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, और तीसरा क्या है, वास्तविक होगी। आई बात समझ में ना। अब हम प्रतिबिंब को, सॉरी वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखे वस्तु को, अब हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जरा देखा जाए कि प्रतिबिंब हम लोगों का कहाँ पर बनता है। ये हम लोगों का हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। और इस बार हम जो वस्तु को रख रहे हैं वह रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जरा देखा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों को बोल दिए हैं कि कितनी किरणें चाहिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण कम से कम चाहिए, और वो 2 किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, एक किरण हम लोग गुजारेंगे समानांतर, एक किरण हम लोग गुजारेंगे समानांतर। और जो किरण समानांतर गुजारते हैं वह कहाँ से मिलता है, वह मिलता है फोकस से। वह कहाँ से मिलता है, वह मिलता है फोकस से। और एक किरण को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। तो जो किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें पुनः उसी दिशा में लौट आती है ना, जहां तक मेरे को पता है और आप लोगों को भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो है दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट आएगी। तो उसी दिशा में यदि लौटेगी तो ये देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर कट कर रही है, और यहाँ पर कट कर, तो 2 किरणें आपस में जिस बिंदु पर कट करती है उसी बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इस बिंदु पर क्या बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। आई बात समझ में ना। इस बिंदु पर क्या बनेगा, 2 किरणें आपस में जिस बिंदु पर कट करती है उसी बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। अगर यह वस्तु ए बी है तो यह वस्तु क्या हो जाएगा, ए बी। यानी कि अगर ध्यान से देखिएगा कि तो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा बन रहा है। यदि वस्तु ऊपर की तरफ और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ, तो प्रतिबिंब कैसी है, उल्टी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बन कहाँ रही है, तो प्रतिबिंब बन रही है अनंत, अनंत एकदम दूर कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, अनंत पर। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और सेंटर वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। आई बात समझ, चलिए गुण लिखते हैं प्रतिबिंब का। सबसे पहला गुण, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, वस्तु के आकार से बड़ी होगी, बड़ी होगी। दूसरा गुण क्या हो सकता है, तो दूसरा गुण है कि यह कहाँ पर होगी, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा होगा इसका, तीसरा क्या लिखे, वास्तविक होगी कि काल्पनिक होगी। तो देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक किरण से बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक किरण से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक होगी। और सीधी बनेगी कि उल्टी, बिल्कुल उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी। आई बात समझ में ना। फटाफट इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, मिटा इसको। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर।
अब इस बार है, यदि हम लोग प्रतिबिंब को सॉरी वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, तो यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और क्या, ये हम लोगों का ध्रुव हुआ, ये हम लोगों का फोकस है और ये हम लोगों का क्या है, वक्रता केंद्र। तो यदि हम लोग प्रतिबिंब को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, तो देखते हैं कि हम लोगों का वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो जरा हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोगों को जैसे ही बता चुके हैं कि 2 किरण चाहिए, तो वो 2 किरण इस बार हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, तो एक तो किरण फिक्स है कि एक किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, समानांतर गुजारेंगे। एक किरण कहाँ से गुजारेंगे, समानांतर। तो जो किरण समानांतर गुजारते हैं वह कहाँ पे मिलता है, वह मिलता है फोकस पर। कहाँ पे मिलता है, फोकस से आकर कट करता है। और दूसरा किरण हम लोग कहाँ से, इतनी अभी तक हम लोग 3 प्रतिबिंब बना चुके हैं, तो एक किरण हम लोग समानांतर गुजारते थे और एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारते थे। लेकिन इस बार क्या है कि वस्तु जो है वो खुद वक्रता केंद्र पर है, तो इस बार हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, तो इस बार हम लोग गुजार देंगे फोकस से। कहाँ से गुजारेंगे, इस बार हम लोग गुजार देंगे फोकस से। तो यदि किरण फोकस से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, यदि किरण फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजरने के बाद वो किस पॉइंट पर आकर मिलती है, तो फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें जो है वो समानांतर निकल जाती है। कहाँ से निकलती है, वह प्रकाश की किरणें जो है वो समानांतर निकल जाती है, समानांतर निकल जाती है। फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें कहाँ निकल जाती है, समानांतर। तो समानांतर जब निकल रही है तो ध्यान से देखिए, 2 किरण एक दूसरे को किस बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो 2 किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो इसी बिंदु पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। इस बिंदु पर ही क्या बना, वस्तु का, इस बिंदु पर कट किया ना, तो इस बिंदु पर ही क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। आई बात समझ में ना। तो ध्यान से अगर देखिएगा, तो यदि हम लोग वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यही ना था अपना, यही ना वक्रता केंद्र था यार, बोलो भी हाँ। तो यदि हम लोग वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की जो आकृति है वो वस्तु की आकृति के समान है। उस समय से हम लोग देख रहे थे क्या, कि प्रतिबिंब का जो आकृति था वो वस्तु की आकृति से बहुत बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीछे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वस्तु की आकृति क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। सबसे पहले अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस पर रखे थे, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता था और उसका जो आकार था वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा था। लेकिन अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रख दिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो वस्तु का जो साइज है वो छोटा सा हो गया। लेकिन इतना भी छोटा नहीं हुआ कि वो वस्तु के साइज से छोटा हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वस्तु को इस बार रखे हैं, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब हम लोगों का कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब हम लोगों का बना है वक्रता केंद्र पर ही। लिख रहे हैं गुण इसका। सबसे पहले पहला गुण, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा क्या है, यदि हम लोग प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, देखिए ध्यान से। तो अगर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक किरण से बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और सीधा या फिर उल्टा, वस्तु है ऊपर और प्रतिबिंब है नीचे, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। और क्या हो सकता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और क्या हो सकता है यार, ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है ना, वस्तु के आकार के बराबर होगा। काम खत्म। अब अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखें, यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो जरा देखते हैं कि प्रतिबिंब अपना कहाँ बनता है। तो ये हो गया हम लोगों का ध्रुव,
ये हो गया हम लोगों का फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इधर में अनंत है और यहाँ पर हम लोग अनंत और वस्तु को रख रहे हैं अनंत, सॉरी प्रतिबिंब, हाँ वस्तु को रख रहे हैं अनंत और इसके बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं कि दो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। एक किरण समानांतर गुजारेंगे, गुजार दिए, एक किरण कैसे गुजारेंगे, समानांतर। तो जो किरण समानांतर गुजारते हैं वो कहाँ से मिलता है, फोकस से मिलता है। चलिए मिल भी गया। और एक किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम लोग गुजारेंगे तो अपने को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली किरणें परिवर्तन होने के बाद दोबारा उसी रास्ते में लौट जाती है, और उसी रास्ते में जब लौट रही है तो वह किस पॉइंट को कट करते हुए जा रही है, इस वाले पॉइंट को कट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। आई बात समझ में ना, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अगर ये हम लोग का ए बी है तो ये हम लोग का ए बी हो जाएगा। गुण लिखते हैं, गुण क्या है, तो गुण होगा, सबसे पहला गुण होगा वस्तु जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता, वक्रता और फोकस के बीच में, वक्रता और फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कि उल्टा बनेगा। ये तो कॉमन हो गया, उल्टा बनेगा। एक ही बार सीधा बना था जब हम लोग वस्तु को रखे थे ध्रुव और फोकस के बीच में, बाकी सब में प्रतिबिंब जो है वो उल्टा ही बनते जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा होगा यदि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटी, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतनी वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी होगी। और इसके बाद क्या होगा, वास्तविक होगा, बिल्कुल वास्तविक होगा। एक ही बार काल्पनिक बना था जब हम लोग प्रतिबिंब को रखे थे कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अब हम लोग यदि वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखें, इस बार यदि हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो जरा देखते हैं। तो यदि हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को यदि हम लोग रखेंगे अनंत पर तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा जरा इसको देखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया पोल, ये हम लोग का हो गया फोकस और ये हो गया हम लोगों का ध्रुव। ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र। तो अनंत पर वस्तु को रखे हैं तो एक बात ध्यान से देख लीजिए, अनंत पे यदि कोई वस्तु है और अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, सारे प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो अनंत से जितनी भी प्रकाश की किरणें रहेगी सभी प्रकाश की किरणें क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर। तो मान लीजिए कि यहाँ से अनंत से कोई वस्तु, एक प्रकाश की किरण आ रही है तो यह इसके समानांतर होगी, और जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी सबके सब क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर ही होगी। तो एक और प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वो भी क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर। सारी प्रकाश की किरणें अनंत से आने वाली एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये सब भी क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। और अपने को पता है कि समानांतर प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो टकरा कर किस पॉइंट पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो फोकस पर मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब भी कैसा, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। आई बात समझ में ना। चलिए, वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बहुत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म पॉइंट साइज होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा। चलिए लिखते हैं, अगर वस्तु को रख रहे हैं अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर बनेगा, क्या बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा, बिंब का आकार अत्यंत छोटा, तीसरा क्या है, प्रतिबिंब जो है वो सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। सीधा और उल्टा
दोनों ही बन सकता है, बन सकता है, लेकिन हाँ ये है कि वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। आई बात समझ में ना। तो ये हुआ हम लोग का कंप्लीट किस चीज का, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो किस तरह से बनता है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा रहता है, वास्तविक रहता है कि काल्पनिक रहता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनाना है तो पहले तो एक उत्तल दर्पण बना ले। तो ये है हम लोगों का उत्तल दर्पण। कैसे पहचानेंगे उत्तल दर्पण है भाई, हम लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो उठा हुआ भाग के तरफ होता है, यानी कि ये हम लोगों का कौन सा तल है, परावर्तक तल, उठा हुआ भाग, यानी कि ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। काम खत्म। ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का ये क्या है, फोकस, सॉरी ध्रुव, और ये है हम लोगों का फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को रख रहे हैं हम, वस्तु को रख रहे हैं फोकस के बीच में, मतलब कहीं भी आप लोग रखिए ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा ही काल्पनिक बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी, काल्पनिक। चलिए देख भी लेते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं आप लोगों के सामने। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए। एक किरण को हम लोग गुजारेंगे कहाँ से, एक किरण हम लोग गुजार रहे हैं समानांतर। कहाँ से गुजारेंगे, समानांतर। जो किरणें समानांतर गुजारते हैं वो कहाँ से निकलती है, फोकस से। देखिए ये तो उत्तल दर्पण है, तो इसमें प्रतिबिंब जो है वो क्या होगी, फोकस में मिलेगी नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत तो होगी, मिलती हुई प्रतीत तो होगी, यानी कि किरण जो है वो इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। और एक हम लोग कहाँ से किरण को गुजारेंगे, एक किरण को हम लोग गुजारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली किरण जो है पुनः उसी रास्ते में चली जाती है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इस पॉइंट पर मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो जहां हम प्रतिबिंब जो है वो ये काल्पनिक किरण से बन रही है, और काल्पनिक किरण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु को अगर उत्तल दर्पण है और वस्तु को किसी भी पॉइंट पर यदि आप लोग रखिएगा तो प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक बनेगा। आई बात समझ में ना। तो ये हुआ हम लोगों का उत्तल दर्पण। बस उत्तल दर्पण में इतना ही था। अब हम लोग सीखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या यूज है। इसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, तो सबसे पहला उपयोग अवतल दर्पण का टॉर्च में, वाहनों के हेड लाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ये नाक के, कान के, नाक, कान, गले के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो सकता है कि जो बड़ी वक्रता
त्रिज्या वाले अवतल दर्पण होते हैं उसका इस्तेमाल जो नाई लोग होते हैं वो दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में करते हैं। बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का प्रयोग नाई दाढ़ी बनाने में, हजामत मतलब दाढ़ी हजामत बनाने में करते हैं। तो ये तो हुआ किस चीज का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सबको नोटबुक में एकदम अच्छे से नोट करिएगा। उस समय से हम बोल नहीं रहे हैं भाई, अच्छे से नोट करते रहिएगा। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है मोटर कार, स्कूटर में। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर तथा पीछे देखने के लिए किया जाता है। पीछे देखने के लिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो एक ही ऐसा पॉइंट है, अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच में तभी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण के किसी भी पॉइंट पर यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा ही कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। तो ये हुआ हम लोगों का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स में। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो टॉपिक है कि दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र में क्या संबंध है, और एक प्रयोग है जो कि है प्रकाश के परिवर्तन को एक सिल्ली के द्वारा दिखाना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को ही कवर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।